कूड़ा बीनने वाली को मिला मनचाहा अमीर ससुराल। गांव के एक छोटे से टूटे फूटे झोपड़े में माहौल बहुत दुख भरा है। सुहानी के बाबूजी का देहांत हो चुका है। कई दिनों से घर में खाने को कुछ नहीं था। अम्मा, बहुत तेज भूख लगी है। कल रात से कुछ नहीं खाया। बाबूजी कब घर आएंगे? बाबूजी अब कभी नहीं आएंगे मेरे लाल। वो हमें छोड़कर बहुत दूर भगवान जी के पास चले गए हैं। पर अम्मा, घर में तो राशन का एक दाना भी ना बचा है। ये दोनों कल से भूखे हैं। कुछ ना होगा मेरी बच्ची, जब तक अम्मा जिंदा है तुम लोगों को भूखा न मरने देगी। कौशल्या भारी कदमों से दरवाजे के बाहर निकल जाती है। नन्ही सुहानी अपने दोनों छोटे भाई बहनों को गले लगाकर जमीन पर बैठ जाती है। कौशल्या काम की तलाश में गांव में जाती है। अरे कौशल्या, तेरा मर्द कुछ दिन पहले ही तो मरा है ना, और तू आज ही घर से बाहर निकल आई काम करने। तुम गरीबों में तो शर्म लिहाज नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मालकिन, छोटे छोटे 3 बच्चे कल से भूखे हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। या फिर कोई काम दे दीजिए। हाँ तो ले जाना ये झूठन। वैसे भी बिना मर्द की औरत अब और कर ही क्या सकती है। अब तो जिंदगी भर दूसरों का झूठा ही खाना पड़ेगा तुझे और तेरे बच्चों को। लेकिन खाना ले जाने से पहले तुझे घर का काम करना होगा। जी मालकिन, मैं अभी करती हूँ सारा काम। दूर खड़े होकर सुहानी ये सब देख रही थी। मेरी अम्मा को कितना जलील कर रही है ये मालकिन। भगवान जी, मैं कसम खाती हूँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। अपनी अम्मा और भाई बहनों को एकदम रानी की तरह रखूंगी, ताकि कोई उन पर ऐसे ना हंसे। समय बीतता है। सुहानी अब 20 साल की हो चुकी है। कौशल्या जमीन पर लेटी है और खांस रही है। अम्मा, ओ अम्मा, क्या हो रहा है तुमको? तुम्हारे तो मुंह से खून आ रहा है। छोटू, जल्दी जा और गांव के वेद जी को बुला कर ला। अरे सुहानी, पानी दे दे बस काम की थकान है। तू वेद को बुलाकर काहे पैसा बर्बाद कर रही है? तुम चुप रहो अम्मा। 10 साल से दिन रात लोगों के घरों में बर्तन घिस घिस कर तुमने अपना ये हाल कर लिया है। थोड़ी देर बाद गांव में वैद्य जी आते हैं। सुहानी बिटिया, हालत बहुत खराब है। तुम्हारी अम्मा को टीबी की भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया है। अगर जल्दी से शहर के बड़े अस्पताल में इलाज न शुरू हुआ तो इनका बच पाना बड़ा मुश्किल है बिटिया। टीवी वैद्य जी, आप ऐसा मत बोलिए। मेरी अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर मेरी अम्मा को बचा लीजिए। देखो, मैं जो कर सकता था कर दिया है बिटिया। अब ये मेरे बस की बात नहीं। इलाज में बहुत पैसा लगेगा। पैसों का इंतजाम कर लो, वरना अनर्थ हो जाएगा बेटा। वैद्य जी ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। सुहानी के छोटे भाई बहन छोटू और मीरा दुखी होकर सुहानी के पास बैठ जाते हैं। दीदी, कल स्कूल की फीस जमा करनी है और अम्मा का इलाज भी तो कराना है। मेरे मास्टर जी बोल रहे थे कि फीस ना दी तो नाम काट देंगे। हम अब स्कूल ना जाएंगे दीदी। मैं भी अम्मा की तरह गांव में काम कर लूंगी। अम्मा को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती मैं। पागल हो गए हो तुम दोनों। अम्मा ने खून पसीना एक करके तुम दोनों को यहाँ तक पढ़ाया है। तुम दोनों का स्कूल नहीं छूटेगा। पर दीदी, पैसा कहाँ से आएगा? तुम लोग अम्मा का ध्यान रखो बस। कल सुबह होते ही मैं काम ढूंढने जाऊंगी। चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, पर मैं अपनी अम्मा का इलाज भी करवाऊंगी और तुम दोनों की पढ़ाई भी नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन सुहानी गांव के अमीर घरों में काम मांगने जाती है। मालती काकी, मुझे अपने घर का कोई भी काम दे दीजिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन मैं सब कर लूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है काकी। अरे दूर खड़ी रहे, मुझे सब पता है। तेरी अम्मा को टीवी की बीमारी हो गई है। अगर तूने मेरे घर के बर्तन छुए तो मेरे बच्चों को भी वो बीमारी लग जाएगी। जा यहाँ से, कोई काम वाम नहीं है। ऐसा मत कहिए काकी, मैं बहुत साफ सफाई से काम करूंगी। मुझ पर रहम खाइए काकी। रहम खाऊं? भाग यहाँ से, पनौती कहीं की। दोबारा मेरे दरवाजे पर मत दिखना। सुहानी दिन भर गांव में भटकती है, पर कोई उसे काम नहीं देता। रात को वो घर लौटती है। रसोई में सिर्फ 3 सूखी रोटियां बची हैं। वो तीनों रोटियां थाली में रखकर अम्मा और भाई बहनों को दे देती है। सुहानी, तूने थाली में अपने लिए रोटी नहीं रखी बिटिया। तू क्या खाएगी? अरे अम्मा, तुम मेरी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तो काकी के यहाँ से भरपेट खाना खाकर आई हूँ। तुम लोग खाओ आराम से। सब वो सूखी रोटियां खाकर सो जाते हैं। सुहानी मटके से 2 गिलास पानी पीती है और सो जाती है। अगले दिन सुहानी काम की तलाश में गांव से बाहर उस सड़क पर पहुंचती है जो शहर को जोड़ती है।
वहां सड़क किनारे कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर लगा है। वहां पर एक आदमी कुछ लोगों को पैसे दे रहा था। बाबूजी, मुझे कोई काम मिलेगा क्या? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। काम तो है छोरी, पर कोई दफ्तर का काम ना है। सड़क और गांव के घरों का कूड़ा और प्लास्टिक बीनना पड़ेगा, बदबू में खड़ा होना पड़ेगा। कर पाएगी तू? कूड़ा? भगवान, मेरी किस्मत पे कूड़ा उठाना लिखा है। अब क्या सोचने लगी? करना है तो बोल, ये बोरी उठा, वरना मेरा टाइम खराब मत कर। जी बाबूजी, मैं करूँगी ये काम। मुझे बोरी दे दीजिए, मैं भी गांव के घरों से कूड़ा लेकर आती हूँ। ये ले बोरा। और सुन, जितना ज्यादा कूड़ा भरेगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। जा, शुरू हो जा। सुहानी वो बोरी लेकर वहां से चली जाती है, कूड़ा उठाना शुरू कर देती है। तभी गांव का एक आवारा लड़का सूरज वहां आता है। अरे वाह, कल तक तो बड़ी सिर उठाकर चलती थी गांव में, आज ये कूड़े के ढेर में अपनी औकात ढूंढ रही है क्या? भैया, गरीब की कोई औकात नहीं होती। मुझे मेरा काम करने दो और तुम अपना रास्ता नापो। काम? अरे ये कोई काम है? अब तो पूरे गांव की गंदगी तेरे ही माथे है। सूरज ये बोलकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये गरीब इंसान को कितना नीचे गिरा देती है, पर अम्मा की खातिर मैं ये सब सह लूंगी। सुहानी गांव की गलियों में कूड़ा बीन रही थी। कुछ लोग उसे देखकर जानबूझकर अपने घरों का कचरा बाहर फेंक रहे थे। तभी एक शरारती लड़का राजू छत से एक कचरे की भरी हुई टोकरी सुहानी के ऊपर पलट देता है। ये क्या कर रहे हो राजू? देख के नहीं फेंक सकते कचरा? मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी तेरा काम तो अब ये कूड़ा कचरा ढोना ही है ना। थोड़ा तेरे ऊपर गिर गया तो कौन सा तो मैली हो गई। सही कह रही हो मालती। सहले सुहानी, सहले। आज इन लोगों का वक्त है। ये लोग मुझ पर कचरा फेंक रहे हैं, पर एक दिन मैं इस गांव की पूरी गंदगी और इनकी सोच दोनों साफ करूंगी। सुहानी चलते चलते शहर वाले रास्ते पर पहुंच जाती है। तभी एक आदमी कार से उतरता है और एक कचरे की बड़ी पॉलिथीन सड़क के बीचों बीच फेंक कर चला जाता है। देख रहे हो भगवान, शहर वाले बाबू लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पर तमीज इनमें दो कौड़ी की नहीं है। पैसा होने से कोई बड़ा नहीं होता। सोच तो इनकी भी कूड़े जैसी ही गंदी है। सुहानी वो कचरा उठाती है जो कार वाले आदमी ने फेंका था। शाम हो जाती है। सुहानी थक हार कर वापस अपने घर लौटी है। उसकी माँ कौशल्या को पता चल गया था कि उसकी बेटी गांव में कचरा बीनने का काम कर रही है। अरे मोरी मैया, ये हाल बना लिया तूने सुहानी। गांव वाले सच कह रहे थे, मेरी फूल सी बच्ची सड़कों का कूड़ा बीन रही है। मैं कैसे अभागी अम्मा हूँ रे, अपने सामने अपनी बच्ची को कचरे के ढेर में धकेल दिया। चुप हो जाओ अम्मा, तुम क्यों रो रही हो? ये कोई चोरी या पाप थोड़ी है। मैं तो मेहनत कर रही हूँ ना अपनी अम्मा की खातिर। ये मेहनत ना है बिटिया, ये जिल्लत है। मेरा तो दिल फट रहा है। भगवान ने मुझे मौत क्यों ना दे दी ये सब देखने से पहले। मौत की बात मत करो अम्मा, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ अम्मा, मैं सब ठीक कर दूंगी। कुछ दिनों के बाद गांव के सरपंच के घर बड़ी शादी थी। पूरा गांव शादी में आया था। सुहानी अपने छोटे भाई छोटू और बहन मीरा के साथ वहां पहुंचती है। तीनों के कपड़े फटे पुराने और मैले हैं। छोटू बड़ी ललचाई नजरों से खाने के स्टॉल की तरफ देख रहा था। ए कूड़े वाले, यहाँ कैसे घुस आई तुम लोग? यहाँ कोई भंडारा नहीं हो रहा है, ये अमीरों की शादी है। चलो। सरपंच जी, पूरे गांव का न्योता था। बच्चे कल से भूखे हैं, बस 2 पूरी दे दीजिए, हम एक कोने में बैठकर खा लेंगे। गांव का न्योता इज्जतदारों के लिए है, तुम जैसी कचरा बीनने वालों के लिए नहीं। जा यहाँ से। जब शादी खत्म हो जाएगी और पत्तल में जूठन और कचरा बचेगा ना, तब आना अपना बोरा लेकर ये कचरा उठाने। अभी निकल यहाँ से। सुहानी रोते हुए अपने दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़कर वहां से बिना कुछ खाए वापस लौट जाती है। अगली सुबह सुहानी गांव के मंदिर में पहुंचती है। वो मंदिर के बाहर का सारा कूड़ा साफ करती है और फिर नल पर अच्छी तरह हाथ पैर धोकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। तभी मंदिर के पंडित जी उसे रोक लेते हैं। अरे रुक जा, मंदिर के अंदर पैर मत रखना। क्यों पंडित जी? मैंने तो अच्छे से हाथ मुंह धोए हैं। मुझे बस अम्मा की बीमारी के लिए भगवान जी के सामने एक दिया जलाना है। हाथ धोने से तेरी गंदगी नहीं जाएगी। तू दिन भर सड़कों का गंदा कचरा बीनती है, बदबू आती है तुझसे। अगर तू अंदर गई तो पूरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। जो लोग कचरा बीनते हैं उन्हें इस
पवित्र जगह पर आने की मनाही है। भगवान जी तो सबके होते हैं ना पंडित जी। क्या भगवान भी अब सिर्फ अमीर और साफ कपड़े वालों के रह गए हैं? ठीक है, अगर मेरा अंदर आना पाप है तो मैं बाहर से ही प्रणाम कर लेती हूँ। सुहानी बाहर खड़े होकर ही भगवान की पूजा कर लेती है। अगले दिन सुहानी अपनी दिन भर की कमाई लेकर लाला के किराने की दुकान पर जाती है। वहाँ पहले से कुछ औरतें खड़ी हैं। अरे लाला, पहले मुझे राशन दे, ये कूड़े वाली आ गई है, कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है इससे। लाला जी, ये कुछ पैसे हैं, इसमें थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी दाल दे दीजिए। लाला जी उसको राशन दे देते हैं। ये ले तेरा राशन। और सुन, कचरा बीनने वाली, जब तू सुबह अपनी बोरी लेकर निकलती है ना, तो मेरी दुकान के सामने से भी कचरा साफ कर लिया कर। कल मेरे शटर के सामने एक भी पन्नी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? लाला जी, ये दाल तो बहुत कम है, थोड़ी और दीजिए ना। ए, जबान लड़ाती है, तुझे तो ये भी नहीं देता मैं। भाग यहाँ से, मेरी दुकान गंदी कर रही है, भाग। सुहानी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। दोपहर का समय था। छोटू और मीरा उदास होकर जा रहे हैं। तभी सामने से उनके स्कूल के दोस्त पिंटू और राहुल आते। ए, दूर हट हमसे, मेरे कपड़े मत छू लेना। अम्मा ने बोला है तुम लोगों से दूर रहने को। हमका कोई भूत प्रेत है क्या? भूत प्रेत नहीं हो पर गंदे जरूर हो। तुम्हारी दीदी दिन भर सड़कों पर बदबूदार कचरा बीनती है ना, तुम लोग भी वही गंदे हाथ लेकर आ गए होंगे। हम तुम कचरे वालों के साथ ना खेलेंगे। अगली सुबह का समय है। सुहानी फटे पुराने कपड़े पहने काम करने जा रही है। आज मीरा का जन्मदिन है। दीदी, आज मेरा जन्मदिन है ना, मुझे भी गाँव की मालती काकी की बेटी जैसे नया कपड़ा और केक चाहिए, ला दोगी ना दीदी? हाँ, मैं आज शाम को तेरे लिए जरूर लाऊंगी, तू बस अम्मा का ध्यान रखना। सुहानी ठेकेदार मंगल के पास पहुंचती है। मंगल बाबू, आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है, मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दे दीजिए ना, मुझे उसके लिए केक और कपड़ा ले जाना है। जितना कूड़ा उतना पैसा, और अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो आज पूरे गांव का और हाईवे का सारा कूड़ा अकेले बीड़ ले। कर पाएगी इतनी मेहनत? जी बाबूजी, मैं कर लूंगी। सुहानी धूप में नंगे पैर पूरे गांव और हाईवे का कूड़ा बीनती है। उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो रुकी नहीं। रात का समय हो जाता है। सुहानी बहुत ही थकी थी। वो दुकान से केक और कपड़े लेकर अपने घर पहुंचती है। मीरा, देख तेरी दीदी तेरे लिए क्या लाई है। अरे वाह दीदी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हो। छोटू, देख मेरा केक आ गया। हे भगवान, ये कैसी सजा दी तूने मुझे। मैं कैसी अभागी अम्मा हूँ जो अपनी बच्ची से इतनी मेहनत करवा रही हूँ। शहर का एक बहुत ही आलीशान बंगला है। घर के छोटे बेटे आर्यन का आज जन्मदिन है। मम्मी जी, आज तो आर्यन के बर्थडे पर हम शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखेंगे, मीडिया वाले भी आएंगे। एग्जैक्टली भाभी, भाई का बर्थडे है, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं होगा। मैं इस बार कोई पार्टी शार्टी नहीं कर रहा। क्यों आर्यन, हम इतनी तैयारी कर रहे हैं और तुम मना कर रहे हो? भाभी, पार्टी में सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है। मैं पास वाले गांव में जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं। मैं उन लोगों को खाना और कुछ कपड़े बांटूंगा। मुझे ये सब करके ही असली खुशी मिलेगी भाभी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरा बेटा महलों में रहकर भी मिट्टी से जुड़ा है। जा बेटा। आर्यन अपनी महंगी कार से रास्ते पर जा रहा था, जिस पर सुहानी कचरा बीनती मिलती है। सुहानी आज भी कचरा बीन रही थी। आर्यन अपनी कार से आ रहा था कि तभी आंधी आ गई और आर्यन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसकी कार जोर से सुहानी से टकरा जाती है। आर्यन कार से बाहर गिर जाता है, जबकि सुहानी वहीं पर बेहोश हो जाती है। पास के लोग जल्दी से आते हैं, उन दोनों को अस्पताल ले जाते हैं। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तभी एक सफाई कर्मचारी रामू काका सुहानी को देख लेते हैं और वो उसके पास आते हैं। हे भगवान, ये कैसा अत्याचार है तेरा। बेचारी बच्ची पहले से ही इतने दुख झेल रही है, तूने इसका एक्सीडेंट और करवा दिया। अब इसकी बीमार अम्मा और भाई बहनों को कौन संभालेगा रे? काका, आप इस लड़की को जानते हैं क्या? ये कौन है? जानता हूँ बेटा, ये सुहानी है हमारे गांव की। इसके पिता नहीं है, इसकी माँ को टीबी की बीमारी है। किसी ने इस मासूम को काम नहीं दिया तो बेचारी पेट पालने के लिए सड़कों पर कूड़ा बीनती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जिस लड़की ने पहले से ही इतनी तकलीफें देखी हैं, मैंने अपनी गलती से उसे अस्पताल पहुंचा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ घंटों के बाद सुहानी को होश आ जाता। मुझे घर जाना है, मेरी अम्मा अकेली होगी। रुको, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो। और ये लो, ये कुछ पैसे रख लो।
तुम्हारे इलाज और घर में काम आएंगे। और मुझसे गलती हो गई थी। ये पैसे अपने पास रखो बाबूजी। पहले तो तुम अमीर लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम गरीबों को कुचल देते हो और फिर चंद पैसे फेंक कर अपनी नजरों में महान बनना चाहते हो। पर मेरी बात तो सुनो, मैं बस तुम्हारी मदद। गरीब हूँ, कूड़ा बीनती हूँ, पर भिखारी नहीं हूँ बाबूजी। अपना ये एहसान अपने पास रखो। सुहानी लड़खड़ाते हुए वहां से चली जाती है। आर्यन भी अपने घर चला जाता है। रात को वो बस सुहानी के बारे में ही सोच रहा था। यार वो लड़की आखिर किस मिट्टी की बनी है। चोट लगी है फिर भी वो कचरा बीनने चली गई। मैंने पैसे दिए तो मुंह फेर कर गई जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। मैंने उस बेचारी की तकलीफ और बढ़ा दी शायद। कल सुबह मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगली सुबह आर्यन अपनी कार से उसी रास्ते पर पहुंचता है। उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता है। सुहानी अपनी बोरी लेकर कचरा बीन रही थी। आर्यन उसके पास जाता है। सुहानी, वो उस दिन के लिए आई एम सॉरी। मुझे सच में नहीं दिखा था आंधी की वजह से। बाबूजी, माफी का अचार डालूं क्या मैं? अब ये फूल लेकर आ गए हो, मुझे अपना काम करने दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ यार। सुहानी कूड़ा उठा रही होती है तभी उसके हाथ में कांच चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। ओह शिट, खून निकल रहा है यार। ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या तुम? रुको, मैं कुछ करता हूँ। आर्यन अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और सुहानी के हाथ पर कसकर बांध देता है। कहा ना बाबूजी, ज्यादा फिक्र दिखाने की जरूरत ना है। ये खून पसीना तो हम गरीबों का रोज का है। तुम जैसे अमीरों को ये सब नहीं समझ आएगा। बाप रे, ये लड़की तो सच में आग का गोला है। कितनी गुस्सैल है यार। सुहानी फिर से गांव में जाकर अपना काम करने लगती है। आर्यन दूर से उसे देख रहा होता है। तभी गांव का एक आदमी किशन अपने घर से निकलता है और सुहानी पर भड़कने लगता है। ए कूड़े वाली, ये क्या तरीका है तेरा? मेरे घर के बाहर ये कचरा कौन उठाएगा? हाँ? पैसा तो पूरा लेती है ठेकेदार से और काम में चोरी करती है। ए भाई, तमीज से बात कर। ये कोई तुम्हारी पर्सनल नौकरानी या मजदूर है क्या? अरे साहब, ये कचरा बीनती है। हाँ तो क्या हुआ? गंदगी तुम खुद फैलाते हो और कचरा उठाने वालों पर रौब झाड़ते हो। अगर कल से इस लड़की को कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारी शक्ल ठीक करवा दूंगा मैं, समझ गए? किशन डर के मारे अपने घर में चला जाता है। सुहानी आर्यन को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है। ये बाबूजी बाहर से जितने अमीर दिखते हैं, अंदर से उतने ही अच्छे इंसान हैं। पहली बार किसी ने मेरे लिए बोला है। सुहानी अपनी कचरे की बोरी लेकर अपने घर की तरफ जाती है। आर्यन उसके पीछे पीछे आता है। सुहानी का टूटा फूटा घर देखकर आर्यन हैरान रह जाता है। यही है तुम्हारा घर? हाँ बाबूजी, यही मेरा महल है। तभी आर्यन अंदर का नजारा देखता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अंदर कौशल्या जोर जोर से खांस रही थी। सुहानी, तुम्हारी अम्मा की हालत तो अरे बड़ी खराब है यार। प्लीज मेरी हेल्प ले लो। मैं बस मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए बाबूजी। हम गरीब हैं, पर हमारा स्वाभिमान अभी जिंदा है। जाइए यहाँ से। ठीक है, पर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे याद करना। मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। अगले दिन सुबह का समय है। आर्यन बहुत सारा राशन खरीदता है और अपनी कार में वो राशन लेकर गांव में पहुंचता है और एक गांव वाले को बुलाता है। काका, ये सारा राशन उस झोपड़े में दे देना और मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। वो आदमी राशन लेकर सुहानी के घर पहुंचता है और राशन रखकर वहां से चला जाता है। छोटू और मीरा इतना सारा राशन देकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे दीदी, देखिए तो जादू हो गया। आज तो हम लोग दावत करेंगे। आज तो हम पेट भर कर खाना खाएंगे। सुहानी हैरान होकर दरवाजे के बाहर देखती है। दूर एक पेड़ के पीछे आर्यन अपनी कार के पास खड़ा उसे देख रहा होता है। सुहानी समझ जाती है कि ये आर्यन का ही काम है। मुझे पता था ये उसी बाबूजी का काम है। मैं ये राशन वापस कर देती, पर अपने भाई बहनों के चेहरे पर ये खुशी देखकर मेरा ये दिल राशन वापस करने को नहीं कह रहा है। कुछ दिन के बाद दोपहर की भयंकर धूप है। सुहानी हाईवे पर कचरा बीन रही है। तभी आर्यन एक फटी हुई पुरानी टी शर्ट और लोअर पहनकर वहां आता है। उसके हाथ में भी एक बोरी है। हे चलो, आज मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। अरे बाबूजी, ये क्या हुलिया बना लिया है और ये गंदा काम क्यों कर रहे हो? अरे ये धरती तो हमारी ही है ना, इसे साफ करना कोई गंदा काम नहीं है। और मुझे बाबूजी मत बोलो यार, मेरा नाम आर्यन है। रहने दीजिए आर्यन बाबू, एसी में रहने वाले ये धूप और बदबू में 1 घंटा भी न टिक पाएंगे। आर्यन कचरा उठाता है लेकिन भयंकर गर्मी और बदबू के कारण उसे चक्कर आ जाता है। वो जमीन पर गिरने ही वाला होता है कि सुहानी उसे संभाल लेती है। अरे आर्यन बाबू, आंखें खोलो।
सुहानी जल्दी से अपनी पानी की बोतल से आर्यन के मुंह पर छींटे मारती है, उसे पानी पिलाती है और उसे एक पेड़ के नीचे बिठा देती है। मैंने कहा था ना, ये गरीबों वाला काम तुम्हारे बस का नहीं है। सुहानी, तुम इतनी धूप में रोज ये सब कैसे कर लेती हो यार। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सुहानी का बर्थडे था। आर्यन सुहानी का बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाता है। वो उसके टूटे फूटे घर को अच्छे से सजवाता है। हैप्पी बर्थडे सुहानी, आज तो स्माइल कर दो यार। थैंक यू आर्यन बाबू, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। कुछ दिनों के बाद शाम का समय है। आर्यन सुहानी को उसी हाईवे पर एक पेड़ के नीचे बुलाता है। सुहानी, मुझे तुमसे कुछ कहना है यार। मैं लिटरली तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आर्यन बाबू? तुम राजा और मैं भिखारिन। तुम महल में रहते हो और मैं कचरा बीनती हूँ। ये शादी कभी ना हो सकती। सुहानी ये बोलकर वहां से भाग जाती है। आर्यन सीधा सुहानी के झोपड़े में पहुंचता है। अम्मा, मैं सुहानी को हमेशा खुश रखूंगा अम्मा। मैं ये कोई एहसान नहीं कर रहा, ये इंसानियत और मेरा प्यार है अम्मा। मैं आपका इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में करवाऊंगा। छोटू और मीरा को अच्छे स्कूल में भेजूंगा। सुहानी को ये कचरा नहीं बीनना पड़ेगा अम्मा। अगर आपको मंजूर हो तो मुझे सुहानी का हाथ दे दीजिए प्लीज। आर्यन ये बोलकर वहां से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद सुहानी रोते हुए जमीन पर बैठी है। रो मत मेरी बच्ची, भगवान ने हमारी सुन ली है। यह तेरी किस्मत है सुहानी। बचपन में तू कहती थी ना कि तुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ सब खुश रहे। ये वही लड़का है जो तुझे मनचाहा ससुराल देगा। पर अम्मा, मैं तुम सबको अकेले इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरा दिल न मान रहा। अरे पगली, आर्यन बाबू ने कहा ना कि वो हमारा ध्यान रखेंगे। अगर तू ये रिश्ता ठुकरा देगी तो मुझे लगेगा कि मेरी वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी खातिर हाँ बोल दे बिटिया। अगले दिन सुहानी उसी हाईवे पर खड़ी है। आर्यन अपनी कार लेकर आता है। सुहानी, तुमने कुछ सोचा क्या? अम्मा ने कहा है यही मेरी किस्मत है। मुझे मंजूर है आर्यन बाबू। आर्यन खुशी से झूम उठता है। अगले ही दिन दोनों एक छोटे से मंदिर में भगवान के सामने शादी कर लेते हैं। आर्यन सुहानी को लेकर अपने आलीशान बंगले में पहुंचता है। घर में सब सुहानी को सुहागिन के रूप में देखकर हैरान हो जाते हैं। रमेश और सास हेमा हैरान तो हैं, लेकिन आर्यन का प्यार देखकर शांत खड़े हैं। What the hell आर्यन, ये सड़क छाप लड़की को तुम इस घर की बहू बना कर ले आए? ये क्या पहन रखा है इसने? हमारे घर के नौकर भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। सीरियसली भाई, हमारी सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? नाक कटवा दी तुमने हमारी। चुप रहो तुम दोनों। आर्यन मेरा बेटा है और ये घर उसका भी है। अगर उसने अपनी मर्जी से इस लड़की को चुना है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। आओ बेटा, अंदर आओ। सुहानी इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो जाती है। रात को जब वो अपने आलीशान एसी बेडरूम के नर्म गद्दे पर लेटती है तो उसे पहली बार सुकून महसूस होता है। ये तो एकदम वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। मेरा मनचाहा ससुराल है। सुहानी पहली बार बिना किसी टेंशन और बिना भूख के एसी की ठंडी हवा में चैन की नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह सुहानी पहली रसोई में बहुत ही स्वादिष्ट खीर और खाना बनाती है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं। वाह बहू वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाई। हाँ सुहानी, सच में बहुत स्वादिष्ट है। तभी देवयानी और रानी भी वहाँ आती है। मम्मी जी, ये खाना मत खाइए। आपको पता है ये लड़की गांव में क्या करती थी? ये सड़कों पर बदबूदार कचरा बीनती थी। मुझे तो इसके हाथ से कचरे की बदबू आ रही है। क्या कचरा? ये क्या बोल रही है सुहानी? आर्यन रमेश और हेमा को सब कुछ बता देता है। बिल्कुल सही कहा आर्यन, ये कोई शर्म की बात नहीं है बेटा। जिस बच्ची ने अकेले अपने परिवार के लिए समाज से इतने ताने सहे, वो तो बहुत अच्छी है। मुझे गर्व है अपनी बहू पर। देवयानी और रानी दूर खड़ी जल भुन रही थी। ये बुड्ढे का तो दिमाग खराब हो गया है। पर ये कचरा बीनने वाली हमारे घर में चैन से नहीं रह पाएगी। देखना मैं क्या करती हूँ। मैं इसका जीना हराम कर दूंगी इस घर में। कुछ दिनों के बाद घर में सुहानी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। अमीर घरों की औरतें आई हैं। सुहानी एक सुंदर सी साड़ी पहने बैठी है। अरे हेमा जी, किस कचरे के ढेर से बहू उठा लाए आप लोग? दिव्यानी बता रही थी कि ये तो गांव में कूड़ा बीनती थी। एग्जैक्टली आंटी, अब देखिए ना, मुंह दिखाई पर गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। भाभी लाओ हमारे स्पेशल गिफ्ट। देवयानी एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स सुहानी के सामने रखती है। सुहानी सबके सामने वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक काला डस्टबिन और कचरा फेंकने वाले बैग्स निकलते हैं। रख लो सुहानी, तुम्हारे काम आएगा। आखिर आदत तो तुम्हें इन्हीं सब चीजों की है ना। सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तभी रमेश और हेमा वहाँ आ जाते हैं। देवयानी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही देवरानी की ऐसी बेइज्जती करते हुए? अगर आगे से सुहानी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। रमेश और हेमा का ये रूप देखकर सब औरतें शांत हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। आर्यन ने अपना वादा पूरा किया। उसने सुहानी की मां कौशल्या का शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। अब वो बिल्कुल ठीक होकर गांव लौट आई हैं। आर्यन उनके टूटे फूटे झोपड़े में आता है। अम्मा, ये कुछ पैसे हैं। अब सुहानी तो यहाँ पर है नहीं, तो इन पैसों से आप घर चला लेना, और कल से छोटू और मीरा का स्कूल भी शुरू हो जाएगा। अम्मा, मैंने उनका एडमिशन करवा दिया है। ना आर्यन बाबू, ये पैसे मैं नहीं रख सकती। पर क्यों अम्मा? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। बेटा है तभी तो कह रही हूँ। दामाद के पैसों से घर का खर्च चलाना इस कौशल्या के उसूलों के खिलाफ है। तूने मेरा इलाज करवा दिया, बच्चों का स्कूल करवा दिया, यही बहुत है। मैं अब ठीक हूँ। मैं खुद मेहनत करके रोटी कमा लूंगी। ये पैसे तो सुहानी के लिए रख। आर्यन कौशल्या को बहुत समझाता है, लेकिन कौशल्या नहीं मानती। इसलिए आर्यन वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कौशल्या पूरी तरह ठीक है, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं है। वो गांव में फिर से काम मांगने जाती है, पर मालती और कमला जैसी औरतें उसे फिर से बेइज्जत करके भगा देती हैं। कौशल्या के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। ये गांव वाले मुझे इज्जत की रोटी ना कमाने देंगे। अगर मेरी बच्ची मेरे लिए कूड़ा बीन सकती है तो मैं अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं। कौशल्या ठेकेदार मंगल के पास जाकर कचरा बीनने का काम शुरू कर देती है। इधर आलीशान घर में सुहानी एसी रूम में सो रही है। अचानक वो चिल्लाते हुए उठती है। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ सुहानी? कोई बुरा सपना देखा क्या? आर्यन, मैंने सपना देखा कि अम्मा सड़क पर कचरा बीन रही है और एक तेज गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी अम्मा ठीक तो होगी ना? मुझे कल ही गांव जाना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो बस एक सपना था सुहानी। अम्मा बिल्कुल ठीक है। कल सुबह हम गांव चलेंगे, ठीक है? सुहानी रोते रोते लेट जाती है। चिलचिलाती धूप में सुहानी कार से गांव वाले उसी हाईवे पर पहुंचती है तो उसकी नजर अपनी मां पर पड़ती है। कार रुक जाती है और वो कार से जल्दी से उतरती है। अम्मा, ये तुम क्या कर रही हो? सुहानी, तू यहाँ क्यों आ गई बिटिया? जा अपने घर जा। मैं तो बस कर अम्मा। मैंने कल रात ही ऐसा डरावना सपना देखा था। शांत हो जा मेरी बच्ची। ये गांव वाले मुझे इज्जत का कोई काम नहीं देते और मैं जिंदगी भर अपने दामाद जी के पैसों पर रोटी नहीं खा सकती। सुहानी, ये मेरा काम मुझे करने देना। मैंने अम्मा को बहुत समझाया था सुहानी, पर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी। चुप रहो अम्मा, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम कोई काम नहीं करोगी, ये सुहानी करेगी। चलो घर चलो, तुम्हारा ये हाल मुझसे ना देखा जाता। सुहानी अपनी माँ को अपने टूटे फूटे झोपड़े वाले घर में लेकर आती है। कुछ समय के बाद सुहानी और आर्यन शहर वापस आ जाते हैं। हॉल में सब बैठे हैं। सुहानी सबको अपनी माँ की हालत बताती है। बेटा सुहानी, तुम्हारी माँ का स्वाभिमान बहुत ऊंचा है और तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम जमीन से जुड़ी हो और तुमने गरीबी का असली दर्द देखा है। बाबूजी, मैं अपनी अम्मा को कूड़ा बीनते हुए ना देख सकती। मुझे कुछ काम दे दीजिए। हम तुम्हें सिर्फ काम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। हमारी कंपनी का एक एनजीओ है बेटा, जिसके पास गांव के विकास के लिए बहुत फंड्स हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस गांव के डेवलपमेंट का काम संभाल लो। हाँ सुहानी, तुम्हें एनजीओ चलाना है, लेकिन तुमको साथ में काम भी सीखना है। स्टार्टिंग में तो एक साधारण मजदूर की तरह काम करना होगा और फिर तुमको काम सीखना होगा। मुझे मंजूर है आर्यन, मैं मजदूर बनकर काम करूंगी। मुझे इस काम को करने में कोई शर्म नहीं है। ओह गॉड, लिटरली ये घर पागल हो गया है क्या? डैड, सीरियसली ये कचरा बीनने वाली अब हमारे एनजीओ में काम करेगी? ये तो हमारी कंपनी का नाम डुबा देगी। एग्जैक्टली भाभी, ये तो अनुपमा बनने की कोशिश कर रही है। गांव की गवार लड़की अब ऑफिस जाएगी। जबान संभालो तुम दोनों, मेरी बहू कोई गवार नहीं है। देवयानी, किसी के काम का फैसला उसकी मेहनत से होता है, उसके कपड़ों से नहीं। सुहानी बेटा, कल से तुम अपना काम शुरू करोगी। अगले दिन सुहानी एक सिंपल सा सूट पहनकर अपने गांव में पहुंचती है। चिलचिलाती धूप है। वो मजदूरों के साथ उसी हाईवे पर खड़ी है जहां वो कभी कूड़ा बीनती थी। चलो काका, ये सारा कचरा आज ही साफ करना है। ये जगह पर हम बड़ा सा रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे। और सुनो, गांव के हर मोड़ पर ये नीले और हरे डस्टबिन रखवा दो। अरे सुहानी तो बहुत बदल गई है। इतने बड़े घर की बहू होकर भी इस धूप में मजदूरों के साथ काम कर रही है।
हाँ काकी, और हम इस लड़की को कचरे वाला बोलकर इसका मजाक उड़ाते थे। मालती और कुछ गांव वाले धीरे धीरे चलकर सुहानी के पास आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे सुहानी बिटिया, हमारा दिल इस सड़क के कचरे से भी ज्यादा गंदा था। तूने आज हमारी आंखें खोल दी। हम भी इस सफाई में तेरा साथ देंगे। अरे काकी, हाथ क्यों जोड़ रही हो? ये गांव हमारा ही तो घर है। आइए मिलकर इसे साफ करते हैं। और हाँ, अब इस गांव में बहुत विकास होगा। कुछ महीनों के बाद का समय, गांव का जो खंडहर स्कूल था, सुहानी ने एनजीओ के फंड्स और अपनी मेहनत से उसे एक शानदार गवर्नमेंट स्कूल में बदल दिया था। छोटू और मीरा नए यूनिफॉर्म में खड़े हैं। दीदी, ये स्कूल तो शहर वाले स्कूल जैसा लग रहा है। अब मुझे कोई गंदा ना बोलेगा। हाँ मेरे लाल, अब इस गांव का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। तभी आर्यन वहां कौशल्या को लेकर आता है। वो कौशल्या को एक बहुत ही सुंदर और पक्के घर के सामने खड़ा कर देता है, जो सुहानी ने एनजीओ की मदद से बनवाया था। अम्मा, ये घर अब आपका है। सुहानी ने अपनी मेहनत की कमाई से आपके लिए ये आशियाना बनवाया है। मेरी बच्ची, तूने तो इस अम्मा का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब इस कौशल्या को कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अम्मा, ये तुम्हारा घर है। अब तुम रानी की तरह रहोगी। सुहानी और आर्यन वहां से चले जाते हैं। उसी हाईवे पर खड़े होते हैं जहां पहले बहुत कचरा जमा था, लेकिन आज वो हाईवे एकदम साफ सुथरा था। कैसा लग रहा है मिसेस सुहानी आर्यन, तुम्हारा ये मनचाहा ससुराल? आर्यन, बचपन में मुझे लगता था कि मनचाहा ससुराल वो होता है जहाँ सिर्फ बड़े बड़े महल और एसी लगे हो, पर आज समझ आया है मुझे सिर्फ महलों वाला नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और मेरे सपनों का सम्मान देने वाला असली मनचाहा ससुराल मिल गया है। तुमसे अच्छा जीवन साथी सुहानी को कभी ना मिल सकता था।